हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजुकेशन हब में। सो गाइस, आज संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दूसरी वीडियो है। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संविधान को समझा था और राज्य व्यवस्था को समझा था। ठीक है। अगर आपको कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा। मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा, एक छोटी सी क्लिप बना दूंगा जिसमें आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज हम संविधान के महत्व की बात करते हैं। तो संविधान के महत्व होते क्या हैं? देखिए, किसी भी देश में शासन करने के लिए कुछ शासन प्रणालियाँ होती है। ठीक है। उस शासन प्रणाली के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है वो संविधान के महत्व के अंतर्गत आती है। ठीक है। जैसे संविधान में शासन प्रणाली देखी जाती है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति देखी जाती है और सरकार के अंग देखे जाते हैं। और इसी के आगे अ, संविधान का स्वरूप देखा जाता है। ठीक है। और वर्गीकरण की बात करें तो हम संविधान का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? यानी वो संविधान कैसा है उत्पत्ति के आधार पर, और संकलन के आधार पर कैसा है, और संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर कैसा है। तो इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि संविधान के महत्व में क्या पढ़ेंगे हम और वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान के महत्व के अंतर्गत क्या है? संविधान के महत्व के अंतर्गत किसी भी देश में शासन करने के लिए वहाँ की शासन प्रणाली को तय करती है। ठीक है। यानी संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करती है। संविधान में ही यह वर्णित किया जाता है और संविधान के चरित्र से यह देखा जाता है कि वहाँ की शासन प्रणाली कैसी है। किसी भी देश में दो शासन प्रणाली हो सकती है, या तो लोकतंत्र हो सकती है या राजतंत्र हो सकती है। अब जो ये लोकतंत्र शासन प्रणाली है, इसका मतलब क्या होता है? लोकतंत्र शासन प्रणाली का मतलब यह होता है कि उस देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है। ये होता है लोकतंत्र। जैसे भारत में आप देख सकते हैं, भारत में जो सरकार चुनी जाती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। तो ऐसी शासन प्रणाली को लोकतंत्र शासन प्रणाली कहते कहते हैं। जबकि राजतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है? ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है। ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में राजतंत्र शासन प्रणाली है। यहाँ पर जो राजा है वो राजा का पुत्र, फिर उसका पुत्र, यानी परंपराओं के अनुसार चलती है शासन प्रणाली। ठीक है। जैसे भारत में आपने देखा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसका चुनाव होता है। लेकिन आप अगर ब्रिटेन में जाकर देखेंगे, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो राजा महाराजा या रानियाँ होती है, वो परंपराओं के अनुसार ही चली आती है। ठीक है। यानी अगर मैं बताऊँ, जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊँ, जैसे कोई राजा है। ठीक है। तो उसका पुत्र फिर राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, या फिर उसकी पुत्री राजा बनेगी। तो ऐसी शासन प्रणाली को राजतंत्र कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि भारत में क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान देंगे। और अगर ब्रिटेन में देखा जाए तो ब्रिटेन में राजतंत्र है। ठीक है। लोकतंत्र क्या होते हैं, राजतंत्र क्या होते हैं, ये आप समझ समझ चुके हैं। जो अगले पॉइंट की बात करते हैं, देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। संविधान देश की राज व्यवस्था को तय करता है। इससे क्या समझते हैं हम? यानी जो भी राज व्यवस्था है, वहाँ पर जो लागू करने की व्यवस्थाएं हैं, संविधान को लागू, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था राज व्यवस्था क्या होती है। संविधान को लागू करने की व्यवस्था, यानी जो भी विधियाँ, कानून, शासन, नियम लागू करने की जो भी व्यवस्था है वहाँ पर, उसकी प्रकृति कैसी है, राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे संविधान देश की राज व्यवस्था को तय करता है, तय करता है। ठीक है। यानी राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी? किसी भी देश में शासन करने वाली जो सरकार है, उसकी राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी? इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहला एकात्मक, दूसरा
संघात्मक, तीसरा अर्धसंघात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए राज्य व्यवस्था की प्रकृति 3 टाइप की हो सकती है, एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक। अब ये एकात्मक है क्या? ठीक है, वैसे ये अलग-अलग टॉपिक हैं, जिसे मैं आने वाली वीडियो में आपको अच्छी तरह बताऊँगा कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, संघात्मक क्या होती है, अर्धसंघात्मक क्या होती है। लेकिन यहाँ हम राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि एकात्मक शासन प्रणाली में जो शक्तियाँ होती है, सरकार की शक्तियाँ होती है, वो केंद्रीकृत होती है। यानी सरकार की शक्ति सिर्फ़ एक के पास होती है, ठीक है? शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है? और संघात्मक में क्या होती है? संघात्मक में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है? जबकि अर्धसंघात्मक में क्या होता है? दोनों लक्षण होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए, एकात्मक की बात करी और एकात्मक में यहाँ पे लिखा है कि शक्तियों का केंद्रीकरण। देखिए, अमेरिका में जो सारी शक्तियाँ होती है, वो किसके पास होती है? वो केंद्र के पास होती है, यानी राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? एकात्मक कहेंगे, ठीक है? यानी जिसमें सारी शक्तियाँ एक ही सरकार के पास हो, इस व्यवस्था को हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, ठीक है? जबकि संघात्मक को देखेंगे तो इसमें क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। जैसे भारत के रूप में देखते हैं हम, भारत में क्या है? ये केंद्र है और ये प्रांत है। यहाँ पे प्रांत का उपयोग राज्य के रूप में कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए आप संघात्मक में क्या होगा? शक्तियों का बँटवारा होगा यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है? शक्तियाँ सबके पास होंगी। केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास है, ठीक है? हालाँकि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और ज़्यादा पावर है और राज्य के पास उतनी पावर और शक्तियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मामलों में केंद्र की शक्तियों का अलग बँटवारा किया गया और प्रांत की शक्तियों का अलग बँटवारा किया गया है। अब बात करते हैं अर्धसंघात्मक क्या होता है? देखिए, अर्धसंघात्मक में दोनों लक्षण पाए जाते हैं, दोनों लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है? अब भारत में कैसा है? भारत में संघात्मक है या एकात्मक है या अर्धसंघात्मक है? तो भारत में संघात्मक तो है ही, भारत की जो राज्य व्यवस्था प्रणाली है वो संघात्मक तो है ही, लेकिन कुछ मामलों में भारत में अर्धसंघात्मक भी है, ठीक है? इसको मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें भारत की जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है वो अर्धसंघात्मक है। ये मैं आगे जब हम अर्धसंघात्मक वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊँगा आपको, ठीक है? अगला देखेंगे हम संविधान देश की सरकार का स्वरूप तय करती है। यानी सरकार का स्वरूप कैसा होगा? इसको भी हम 3 भागों में बाँटते हैं। पहला है संसदात्मक प्रणाली, दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली, तीसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है?
तो ये 3 पॉइंटों में हम देख सकते हैं कि सरकार का स्वरूप कैसा होता है। अब सं संसदात्मक प्रणाली क्या होती है? देखिए, संसदात्मक प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, ठीक है? यानी संसदात्मक प्रणाली को हम इस टाइप से देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख और शासन का प्रमुख अलग-अलग होते हैं, ठीक है? यानी सरकार का जो कार्य करने की प्रणाली है, वो एक के पास नहीं होती है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ तो जैसे भारत में संसदात्मक प्रणाली है, ठीक है? यानी दोहरी कार्यपालिका है, यानी राष्ट्र का प्रमुख कौन है भारत में? राष्ट्रपति है, लेकिन शासन का प्रमुख कौन है भारत में? प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यूएसए के लिए बात करेंगे हम। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है? अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो शासन का प्रमुख है और राष्ट्र का प्रमुख एक ही होता है, यानी जो सरकार की कार्य करने की शक्तियाँ हैं वो सिर्फ एक के पास होती है, ठीक है? इसको हम अमेरिका के उदाहरण से समझ लिया हमने। और अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है? अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोनों लक्षण पाए जाते हैं, दोनों लक्षण पाए जाते हैं, यानी संसदात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं और अध्यक्षात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। और भारत में भी कुछ ऐसा ही है। भारत को हम वैसे तो भारत की संसदात्मक व्यवहार में देखे जाए तो संसदात्मक प्रणाली होती है, लेकिन कुछ मामलों में भारत में अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली भी पाई जाती है, ठीक है? इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगला है डी। इसमें आपका संविधान, सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है, ठीक है? यानी सरकार के अंग बताता है कि सरकार के क्या-क्या अंग हैं। तो सरकार के अंग क्या-क्या हो सकते हैं? इसको भी 3 भाग में पढ़ेंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है? तो सरकार के 3 अंग हो सकते हैं। विधायिका हो सकती है, कार्यपालिका हो सकती है और न्यायपालिका हो सकती है। अब ये जो विधायिका की हमने बात करी, विधायिका होती क्या है? विधायिका देश में संविधान के संगत विधि बनाती है, ठीक है? यहाँ पे संगत की बात करी है हमने, यानी विधायिका का काम क्या होता है? संविधान के संगत, संविधान से असंगत यानी संविधान के विपक्ष में जाकर कोई भी विधि नहीं बना सकती है। विधायिका को ये पावर है कि विधायिका देश के संविधान के संगत में ही जाकर विधि बनाएगी और जिससे संविधान और देश का विकास हो, ठीक है? कार्यपालिका का क्या कार्य है? विधियों को क्रिया क्रियान्वयन, ठीक है? विधियों का क्रियान्वयन यानी जो विधि विधायिका के द्वारा बनाई जाएगी, उसका क्रियान्वयन करना, उसे लागू करना। तो ये कार्यपालिका का काम है और न्यायपालिका का जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, न्याय करना न्यायपालिका का कार्य होता है। तो देखा आपने संविधान का महत्व को हमने 4 चरणों में पढ़ा। पहला चरण था हमारा शासन प्रणाली कैसी होगी, दूसरा चरण था हमारा राज्य व्यवस्था किस प्रकार की होगी और तीसरा चरण था हमारा सरकार का स्वरूप कैसा होगा
और चौथा चरण था सरकार के अंगों की शक्तियाँ क्या-क्या होगी, और मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बता दी है, ठीक है? वैसे आप फ़िक्र ना करिए, ये जो जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, एकात्मक हो, संघात्मक या अर्धसंघात्मक, या फिर संसदात्मक हो, अध्यक्षात्मक हो, अर्ध अध्यक्षात्मक हो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में। फिलहाल जितना आपको समझना था मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है? अगली बात करेंगे हम वर्गीकरण की। संविधान का वर्गीकरण। संविधान के वर्गीकरण को भी हम कुछ चरणों में पढ़ेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर तो संविधान के वर्गीकरण के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर संविधान कैसा-कैसा हो सकता है? तो इसमें हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। पहला निर्मित, दूसरा विकसित। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो निर्मित हो सकता है या फिर विकसित हो सकता है। अब निर्मित संविधान क्या होता है और विकसित संविधान क्या होता है? देखिए, निर्मित संविधान वो संविधान होते हैं जिनका विकास किया जाता है, जिनका निर्माण किया जाता है, चाहे वो लिखित माध्यम से हो या अलिखित माध्यम से हो। लेकिन विकसित वो होते हैं जो पहले से ही परंपराओं में प्रचलित हैं। उदाहरण के तौर पे ब्रिटेन में, और निर्मित के रूप में भारत के तौर पे देखा जाए। भारत में संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है? सभाएँ बैठी हैं, तब संविधान का गठन हुआ है। लेकिन ब्रिटेन में जो राजा, महाराजा, रानी, ये पहले से ही परंपराओं में प्रचलित थी और अभी तक चली आ रही है, ठीक है? दूसरा देखेंगे हम संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर क्या है? ए लिखित है या अलिखित है। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान का टॉपिक भी पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर लिखित और अलिखित संविधान को कैसे समझें? किसी भी देश के संविधान को अगर लिखित संविधान या अलिखित संविधान को समझना है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि उस देश के संविधान में कितना हिस्सा लिखित है और कितना हिस्सा अलिखित है। इसी से हम तय करेंगे कि उस देश का संविधान लिखित है या अलिखित है। भारत के रूप में देखें तो भारत में अधिकतर भाग लिखित है संविधान में, ठीक है? इसलिए भारत का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन के रूप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ब्रिटेन में अधिकतर भाग अलिखित है और वहाँ कम भाग अलिखित है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सा संविधान अलिखित है या लिखित है, ठीक है? अगला है संघ के आधार पर। संघ के आधार पर यानी शासन कैसा है वहाँ पर? संघ का शासन कैसा है? संघात्मक है या एकात्मक है, ठीक है? संघात्मक और एकात्मक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो संघ के आधार पर शासन कैसा हो सकता है, ये भी हम वर्गीकरण के अंतर्गत देखेंगे। और जो चौथा देखेंगे हम, संशोधन की प्रकृति के आधार पर। संशोधन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है? संशोधन की प्रकृति के आधार पर
कठोर है या लचीला है। ठीक है? कठोर का मतलब क्या होता है और लचीला का मतलब क्या होता है? यानी किसी भी संविधान में संशोधन करना कठोर है या फिर लचीला है, यानी आसान है। इसको हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, भारत के रूप में देखें तो जहाँ लिखित संविधान पाया जाएगा, तो वहाँ पर संविधान में संशोधन करना कठोर होगा। इसलिए भारत के संविधान को संशोधन करना कठोर है और इसे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। लेकिन कुछ रूप में देखा जाता है कि भारत का संविधान लचीला भी है, यानी कुछ मामलों में संशोधन करना आसान है। इसीलिए भारत का संविधान संशोधन की प्रकृति के आधार पर कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है? सो गाइस, आज हमने संविधान का महत्व वर्गीकरण टॉपिक को पढ़ लिया है पूरी तरीके से। ठीक है? तो आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी। थैंक यू गाइस, टेक केयर।